नमस्कार, मैं रोहित नाइक स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल द हिस्ट्री हेड में। इतिहास की रोचक जानकारी पाने के लिए द हिस्ट्री हेड को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। आज़ादी से पहले भी और आज़ादी के बाद भी लाखों लोगों ने अपने वतन के लिए अपनी जान हंसते हंसते कुर्बान कर दी। आपने ज़्यादातर वीर क्रांतिकारियों की गाथाएं तो सुनी ही होगी, लेकिन इस नन्हे नायक की कहानी ज़रा कम ही जानते होंगे। ये कहानी है एक ऐसे वीर शहीद बालक की जिसने महज 12 साल की उम्र में दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए थे। इनकी वजह से अंग्रेजों को दुम दबाकर भागना पड़ा। ऐसे में इनकी वीरता की कहानी के बारे में जानना बहुत दिलचस्प रहेगा। तो आइए द हिस्ट्री हेड के इस अंक में जानते हैं भारत के सबसे कम उम्र में शहीद होने वाले नायक बाजी राउत की कहानी को। बाजी राउत का जन्म 1926 में ओडिशा के ढेनकलेल के एक छोटे से गांव में हुआ था। बाजी ने छोटी सी उम्र में ही अपने पिता को खो दिया था। उन्हें अकेले उनकी मां ने पाला था, जो पड़ोस के गांव में जाकर अपनी आजीविका कमाती थी। ढेनकलाल के राजा शंकर प्रताप सिंह देव थे। वह गांव के गरीब लोगों की कमाई से कर लेने के लिए काफी मशहूर था। इसी शोषण की शिकार बाजी की मां भी थी। लोगों के अंदर राजा के प्रति गुस्सा हर बीतते दिन बढ़ता ही जा रहा था। इसके बाद आखिर एक दिन ऐसा भी आया जब लोगों के सब्र की सीमा नहीं रही। गांव वालों ने इससे त्रस्त होकर विद्रोह कर दिया। इस चिंगारी को सुलगाने वाले ढेनकलाल शहर के ही वैष्णव चरण पटनायक थे। वीर वैष्णव के नाम से प्रसिद्ध पटनायक को गांव वाले बहुत प्यार और इज्जत देते थे। उन्होंने राजा के खिलाफ अपना झंडा उठाया और प्रजामंडल की स्थापना की। प्रजामंडल का अर्थ है लोगों का आंदोलन। इसके जरिए वह राजा के शोषण के खिलाफ विद्रोह कर रहे थे। इसी प्रजामंडल में उन्होंने एक और विंग की स्थापना की। उन्होंने इस विंग का नाम बानर सेना रखा। इस विंग में सभी छोटे बच्चे शामिल थे और अपने कम उम्र के बावजूद भी बाजी राउत इस विंग में शामिल हो गए। फिर पटनायक जी ने एक प्लान बनाया। उन्होंने भारतीय रेलवे में पेंटर के तौर पर काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने यह काम सिर्फ अपने एक छिपे हुए उद्देश्य के लिए किया था। पेंटर के रूप में वो एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। अपने इस प्लान के जरिए वह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ मिलने में कामयाब हो रहे थे और जिस किसी से भी मुलाकात कर पाते उसे राजा के खिलाफ भड़काया करते थे कि वह कैसे गरीब लोगों का खून चूस रहा है। अपने द्वारा की गई कोशिशों के बाद उन्होंने मार्क्सिस्ट क्रांतिकारी विचार पढ़ने शुरू कर दिए थे। मार्क्स के विचारों से वह इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपने गांव के ही हरा मोहन पटनायक के साथ मिलकर प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना कर दी। यह आंदोलन अब धीरे धीरे जन जन तक पहुंचने लगा था। जब इस आंदोलन ने जोर पकड़ा तो पड़ोसी राजाओं ने भी ढेनकलाल के राजा की मदद के लिए कदम बढ़ाए। वह जनता के इस विद्रोह को निर्ममता से कुचल देना चाहते थे। इसके साथ ही अंग्रेजों ने भी कलकत्ता से अपनी एक सेना का दस्ता भिजवा दिया। अंग्रेजों ने तकरीबन 250 बंदूकधारियों को वहां भेज दिया और इस तरह से राजा की मदद के लिए वह भी मैदान में कूद पड़े। इस तरह से ढेनकलाल के राजा ने तानाशाही का रुख अख्तियार करते हुए लोगों के आंदोलन को बुरी तरह से रौंदना चाहा। इसके बाद शंकर प्रताप ने लोगों कर, राजभक्त कर या ईमानदारी कर भी लगाना शुरू कर दिया था। इसके बाद जो लोग यह कर नहीं चुका पाते थे उनके घरों को हाथियों से कुचलवा दिया जाता था। उनकी संपत्ति जब्त कर ली जाती थी और उनका शोषण होता था। इस बात से उड़ीसा के लोग और भी ज्यादा आक्रोशित हो गए और प्रजामंडल आंदोलन और भी अधिक भड़क गया और यह पहले से भी अधिक मजबूती से उभरा। अब राजा इस जन आंदोलन से बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। इसके बाद उसने आंदोलन के नेता वीर वैष्णव को इस सीधे तौर पर निशाना बना दिया। उसने उनकी सारी पुरखों की जमीन जब्त कर ली। इसके अलावा सितंबर 1938 में हारा मोहन के घर पर भी अचानक छापे मारते हुए उन्हें और अन्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन पटनायक वहां से भागने के लिए सफल हो गए। इस दौरान अधिकारियों के कान में खबर लगी कि वीर वैष्णव नदी को पार करते हुए गांव से फरार हो गए हैं। वह गांव वालों की सुरक्षा के लिए ब्राह्मणी नदी में तैरकर दूसरी ओर भाग गए। इस बात की भनक लगते ही सैन्य बल को उनके पीछे लगा दिया गया, लेकिन उस सैन्य टुकड़ी को रोकने के लिए गांव वाले सामने आकर एक चैन की तरह खड़े हो गए। वह उस सेना को वहां से आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे, जिसके बाद सेना ने उन पर अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी। इस फायरिंग में 2 लोगों की मौत हो गई। गोली चलते ही लोग इधर उधर फैल गए। 11 अक्टूबर 1938 की रात को
इस तरह सैन्य टुकड़ी नजदीकी घाट पर एक नाव के पास जा पहुंची। उसी समय महज 12 वर्षीय बाजी राउत घाट पर सुरक्षा के लिए तैनात थे। बाजी को यह आदेश मिला हुआ था कि दुश्मन सैन्य टुकड़ी उस नाव से नदी के पार न जा पाए। वह नाव में ही सो रहा था। सैन्य टुकड़ी ने बाजी से कहा कि वह अपनी नाव से उनके नदी के उस छोर तक छोड़ दे, लेकिन छोड़ना तो बहुत दूर की बात रही। बाजी ने उनके मुंह पर इनकार कर दिया। अंग्रेजों के बार बार आदेश देने के बावजूद भी बाजी ने उन्हें मना कर दिया। इसके बाद अंग्रेजी सैनिक बौखला गए और उन्होंने बाजी के सिर पर बंदूक की बट को इतनी तेज से मारा कि उनके सिर में फ्रैक्चर आ गया। नन्ही सी उम्र में उसके साथ अंग्रेजों का ऐसा बर्ताव वाकई में उनकी क्रूरता को दिखाता है। बाजी के ऊपर किया गया प्रहार इतना तेज था कि वह जमीन पर गिर गया। इसके बावजूद वह जोर जोर से चिल्लाता रहा ताकि गांव वालों को सैनिकों की खबर लग जाए। अंग्रेजी सैनिक यही नहीं रुके, उन्होंने एक बार फिर से उनके सिर पे प्रहार कर दिया। इसके बाद निर्दयी सैनिकों ने बाजी राउत के सिर के ऊपर गोली भी चला दी। जब गांव वालों को इस बात का पता चला तो उनके क्रोध की कोई सीमा नहीं रही। सभी गांव वाले गुस्से में घटनास्थल पर दौड़ते हुए आए। जब ब्रिटिशर्स ने उन्हें आते हुए देखा तो वो बहुत डर गए। इसके बाद वे सभी वीर पटनायक का पीछा करना तो दूर बल्कि गांव से अपनी जान बचाते हुए भागने लगे। वो बाजी की नाव में सवार होकर भागने लगे। जाते जाते गोलियां भी बरसाने शुरू कर दी, जिसमें 4 और लोगों की मौत हो गई। इसके बाद वैष्णवचरण पटनायक उन सभी शहीदों के शरीर को ट्रेन के जरिए कलकत्ता ले गए। उन्हें देखने के लिए हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ लगी थी। वहां बाजी राउत और अन्य शहीदों के शव को दाह संस्कार के लिए कलकत्ता की गलियों से होते हुए मान सम्मान के साथ ले जाया गया। बाजी राउत के नन्हे से उस शव को देखकर लोगों का दिल बैठ गया। तो ये कहानी थी एक छोटे से बच्चे की जिसने महज 12 वर्ष की उम्र में अपने देश और उसकी आज़ादी के मायनों को समझा और बिना किसी डर के अंग्रेजों के साथ आंख से आंख मिलाकर लोहा दिया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इतिहास की रोचक जानकारी जानने के लिए द हिस्ट्री हेड को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन अवश्य दबाइए। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।